हेलो बुल ट्रैकर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट चर्चा। दोस्तों, पिछले कई दिनों से मार्केट में हमें स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल रही है और अगर एक महीने में हम देखें तो निफ्टी ने करीब 800 पॉइंट्स का गेन दिखाया है। 19,000 को तो क्रॉस किया ही और कन्विंसिंगली क्रॉस किया और इसके बाद अब 19,500 के लेवल के आसपास घूम रहा है। तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये रैली सस्टेनेबल है? क्या इसके पीछे फंडामेंटल वजह है या मनी फ्लो की वजह है? तो हम दोनों पर्सपेक्टिव से, फंडामेंटल्स और मनी फ्लो दोनों के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा जो क्लब 100 ऑप्शंस ट्रेडिंग प्रोग्राम है, जिसके बारे में मैंने आपके साथ अपडेट्स शेयर किए थे, तो उस पर ज़ोर शोर से काम चल रहा है और इसी वजह से मैं ज़्यादा वीडियोस अभी नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे उसमें इन्वॉल्व रहना पड़ता है। तो हम अभी टारगेट कर रहे हैं कि इस मंथ एंड तक उसे लॉन्च करें। तो जैसे जैसे मुझे अपडेट मिलेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि इसमें एक कुछ अनएक्सपेक्टेड डिलेज हो रहे हैं। तो आइए चलिए वीडियो को अब थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो आइए दोस्तों, पहले मनी फ्लो की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि एफआईआई की स्ट्रॉन्ग बाइंग की वजह से मार्केट्स हमारे चढ़ रहे हैं और अगर आप देखिए तो जून के महीने से पहले तक मार्केट्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे और उसके बाद हमें शार्प रैली हमें देखने को मिली। तो मैं एफआईआई के डेटा लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आगे भी इस वीडियो में शेयर करूँगा। लेकिन हमारे मार्केट्स जो है वर्ल्ड वाइड जो है कैसा कर रहे हैं दूसरे मार्केट्स के कंपैरिजन में? क्या अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं? अगर अच्छा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? आइए थोड़ी इसकी एक पिक्चर देखते हैं और इससे रिलेटेड डेटा मैंने पिछले कई वीडियोस में भी आपके साथ शेयर किया था और आज उसी का एक और एस्पेक्ट आपको दिखाता हूं। तो ये सारे ग्लोबल मार्केट्स हैं। बाय द वे, ये पिक्चर जो है मिंट न्यूज़पेपर की है और मैं उसी को रिप्रोड्यूस कर रहा हूं जस्ट फॉर द डिस्क्लेमर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे मार्केट्स हैं और उनका 2023 में परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पर निफ्टी का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं कि क्या देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखिए तो ब्राज़ील, जर्मनी, ताइवान, फ्रांस, एसएनपी, जापान, साउथ कोरिया, ये सब हमसे अच्छे कर रहे हैं। और अगर बुरा कोई कर रहा है तो आप देखिए चाइना कर रहा है। तो अगर हम देखें कि कुछ मार्केट्स अच्छा क्यों कर रहे हैं और बुरा क्यों कर रहे हैं, तो उनके अलग अलग रीजंस है। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखिए तो डाउ जोन्स कुछ खास अच्छा नहीं कर रहा। आप देखिए इसमें डाउ जोन्स फिगर नहीं हो रहा है, लेकिन नैस्डैक में 30% से ज़्यादा का गेन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप यूएसए का एसएनपी देखें तो उसमें भी हमें अच्छा खासा गेन देखने को मिल रहा है। 15% से ज़्यादा का गेन देखने को मिल रहा है। तो यूएस में रैली की वजह क्या है कि वहाँ के सिलेक्ट कुछ हैंडफुल जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं, उनके स्टॉक्स जो है बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? पहला रीज़न तो उन्होंने ज़बरदस्त ले ऑफ किया, पिछले एक साल में काफ़ी सारे लोगों को निकाले, और दूसरा उन्होंने एआई पर फोकस किया। तो जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं, 8-10 जो एआई के फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके शेयर में जो है काफ़ी ज़्यादा इजाफा होने देखने को मिला है। और यही वजह है कि नैस्डैक में तो हमें काफ़ी अच्छा गेन देखने को मिल रहा है, लेकिन डाउ जोन्स में हमें कुछ खास गेन नहीं दिख रहा है। तो यूएस में जो गेन देखने को मिल रहा है उसकी वजह हैंडफुल ऑफ टेक कंपनीज, एआई बेस्ड टेक कंपनीज की वजह से मार्केट वहाँ पर ऊपर जा रहा है। अब अगर हम देखें ताइवान और कोरिया, ये हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो ये हमसे अच्छा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसे का फ्लो जा रहा है, मनी फ्लो हमारे से ज़्यादा वहाँ पे जा रहा है। और साउथ कोरिया का डेटा मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि वहाँ पर इंडिया से ज़्यादा फ्लो जा रहा है और वो इसलिए हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम ब्राज़ील को देखें तो ब्राज़ील और मैक्सिको, ये भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, इमर्जिंग मार्केट में इंडिया के कॉम्पिटिटर्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्फ्लेशन जो अगर आप देखिए तो उस हद तक नहीं है जहाँ जो बाकी के देशों में देखने को मिल रही है और हमारे देशों में देखने को मिल रही है। और वहाँ के सेंट्रल बैंक ने कहा है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो इंटरेस्ट रेट्स को कट करेंगे। तो इस वजह से जो आप देखिए स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इनफैक्ट ब्राज़ील जो है लीडिंग जो गेन दिखा रहा है अगर हम सारे लीडिंग मार्केट्स को कंपेयर करें। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमें शार्प रैली देखने को मिली है पिछले कुछ महीनों में, लेकिन ओवरऑल आप देखिए तो हम काफ़ी पीछे हैं। चाइना की अगर बात करें तो चाइना में क्या हो रहा है, देखिए वहाँ पे तरह तरीके की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, रियल एस्टेट में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे स्टिमुलस आने वाला है। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट अगर स्टिमुलस देगी
तो काफ़ी मनी फ्लो वहाँ भी जा सकता है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं, अगर हम मनी फ्लो की बात करें तो हम कोई बहुत ज़्यादा आगे नहीं है। अगर हम ये सोचते हैं कि हमारा इंडिया में दुनिया भर का पैसा आ रहा है, अगर आप डेटा देखें तो वो सही नहीं दिखता और हमारे मार्केट्स भी ऐसा नहीं दिखा रहे हैं कि सारा पैसा हमारे पास आ रहा है। तो हम एक तरीके से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं अगर हम 2023 में देखें। लेकिन इसके बावजूद भी रैली हमारे यहाँ शानदार हो रही है, और वो रैली की वजह क्या है? FII का फ्लो है। और FII का फ्लो क्या है कि भाई उन्हें मार्केट में पैसा लगाना है और पैसे को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और फिर पैसे निकाल कर ले जाकर अपने देशों में अपने जिन लोगों का पैसा लगाया है उन्हें रिटर्न्स देने हैं। तो ज़्यादातर ETF का पैसा आ रहा है और कुछ पैसा जो है ब्लॉक डील्स की से आ रहा है, जैसे अदानी के स्टॉक्स में ब्लॉक डील्स हमें देखने को मिले, और ये सारा डेटा मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी शेयर किया है। तो कितना पैसा FIIs का इंडिया में आ रहा है? तो अगर पिछले कई महीनों में देखें तो शानदार, काफ़ी जो है अच्छा पैसा हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आप 12 जुलाई को देखें तो यहाँ पर FII सेलर हैं। अगर 11 जुलाई को देखें तो 1200 करोड़ का जो FIIs ने जो है बाइंग की है। लेकिन अगर आप जुलाई की फिगर देखें, अभी 12 दिन ही हुए हैं, अगर हम आज का दिन को छोड़ दें तो 22,000 करोड़ जो है FIIs ने पंप कर दिए हैं। जून के महीने में देखिए तो 47,148 करोड़ उन्होंने पंप किए, और मई के महीने में 43,838 करोड़ पंप किए। और उससे पहले अगर हम देखें अप्रैल के महीने में तो थोड़ा बहुत वो नेट बायर थे, और उससे पहले थोड़े सेलिंग मोड में थे। खास करके जनवरी और फरवरी में उन्होंने अच्छी खासी सेलिंग की थी जब मार्केट में गिरावट हमें देखने को मिली थी। तो क्लियरली जो है FII बाइंग की वजह से जो है मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं। अब FII क्यों बाय कर रहे हैं? तो अगर आप ये सोचते हैं कि फंडामेंटल्स अच्छे हैं इस वजह से कर रहे हैं, तो फंडामेंटल्स की बात हम थोड़ी देर में करेंगे और मैं डेटा आपके साथ प्रेजेंट करूंगा, और आप खुद डिसाइड करिए कि क्या वो फंडामेंटल्स की वजह से बाइंग कर रहे हैं या किसी और वजह से बाइंग कर रहे हैं। अब ये जो FII फ्लो है, क्या ये FII फ्लो भी सस्टेन होगा? पास्ट में भी हमने देखा कि FII का एक फ्लो आता है, एक वेव आती है फ्लो की, उसके बाद फिर सेलिंग का एक वेव आता है, फिर एक बाइंग की आती है, फिर एक सेलिंग की आती है। तो ये सस्टेन होगा या नहीं होगा हमें ये तो नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसे खबरें हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो FII के फ्लो को इम्पैक्ट करेंगी। अब अभी तक तो वो इम्पैक्ट होती हुई नहीं दिखी हैं। कल के दिन सेलिंग का जरूर फिगर्स आई FII की, लेकिन आज वो रिपीट होगी कि नहीं होगी, इस हफ्ते रिपीट होगी कि नहीं होगी सेलिंग, तो ये तो हमें नहीं पता, ये तो आने वाले दिनों में पता आएगा। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो FII के फ्लो को इम्पैक्ट कर सकते हैं। वो क्या है? तो पहली चीज़ तो ये कि जो सेबी का एक नया सर्कुलर आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो FIIs बड़ी मात्रा में किसी ग्रुप में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें ज़्यादा डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं एक FII हूँ और मैं टाटा ग्रुप में, किसी एक कंपनी में नहीं, ग्रुप में 25,000 करोड़ से ज़्यादा का जो है पैसा लगाता हूँ, तो मुझे और डिटेल्स देनी पड़ेंगी। क्या डिटेल देनी पड़ेंगी इसके बारे में थोड़ा देर में बात करेंगे। और दूसरा रूल ये है कि अगर मेरा जितना पैसा है, मान लीजिए मेरे पास 1 करोड़ रुपीज़ है और 1 करोड़ रुपीज़ में से मैं 50 लाख टाटा ग्रुप में लगा देता हूँ, तो भी मुझे डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। मतलब सेबी मुझसे और डिटेल्स मांगेगी, मुझे देने पड़ेंगे। वो डिटेल्स क्या हैं कि भाई आपके पास पैसा कहाँ से आया, आपके पास किन किन लोगों की ओनरशिप है, क्या क्रॉस होल्डिंग है। तो इस तरीके की क्वेश्चनर भेजे जाएंगे और आपको वो जवाब देने पड़ेंगे। तो क्या होता है कि जो कोई भी जो बिजनेस एंटिटी होती है वो इस तरीके के पचड़े में पड़ना अवॉइड करती है, क्योंकि बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं उनमें क्रॉस होल्डिंग्स होती हैं, पैसा इधर से उधर जाता है, उधर से इधर जाता है, इधर से इधर जाता है, और एक जाल पैसे का बन जाता है और फिर वो फाइनली हमें हमारे मार्केट्स में आता है। तो उसकी परत खुलने का डर होता है। ऐसा कहा जाता है मार्केट में कि इससे लोग घबराते हैं, अपने बारे में ज़्यादा डिटेल्स देने से हिचकिचाते हैं। कोई भी, अगर आपसे भी मैं 10 चीज़ें पूछने लगूं कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया, ये पैसा है, तो आप नर्वस हो जाएंगे। भले ही आप 100% ईमानदारी से आपने पैसा कमाया हो, लेकिन कभी कभी हमारे पास हर बात का जवाब नहीं होता है। तो इस रेगुलेशन से थोड़ा FII
में थोड़ी सी घबराहट है और कई लोग जो हैं अपनी होल्डिंग इसकी वजह से चेंज नहीं करेंगे, लेकिन कई लोग करेंगे, तो उससे एफआईआई के फ्लो पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 100, एक न्यूज़पेपर आर्टिकल के हवाले से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि 100 एफआईआईज पे इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो हमें देखना है कि आने वाले दिनों में जब ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाता है और तो क्या इम्पैक्ट एफआईआई के फ्लो में पड़ता है। अगर फ्लोज लगातार इसी तरीके से चलते रहते हैं तो हम ये मानेंगे कि नहीं, कोई इसका इम्पैक्ट एफआईआई के फ्लो पे नहीं पड़ा। लेकिन अगर आने वाले दिनों में हमें एफआईआई की सेलिंग दिखती है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि इस रेगुलेशन का उनके फ्लो पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ओवरऑल जिस तरीके से पिछले एक महीने में जो शेयर के भाव बढ़ रहे हैं, मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि कहीं ये पंप और डंप तो नहीं हो रहा है। अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन थोड़ा सा हमें इस लेवल पर कॉशियस रहने की ज़रूरत है, जो कि बार बार मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। अब आइए थोड़ा फंडामेंटल्स की बात करते हैं। तो दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग ये मानते हैं कि फंडामेंटल्स हमारे अच्छे हैं, इस वजह से एफआईआई का फ्लो आ रहा है। फंडामेंटल्स क्या होते हैं? फंडामेंटल्स जो होते हैं कि आपके मैक्रोस कैसे हैं और आपके कंपनीज के रेवेन्यू कैसे हो रहे हैं। अगर मैक्रोस अच्छे होंगे तो आपके कंपनीज के रिजल्ट में वो रिफ्लेक्ट करेंगे, अगर मैक्रोस अच्छे नहीं होंगे तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। तो मैक्रो और कंपनी रिजल्ट्स, अगर इन दोनों चीज़ों को हम देखें तो मैक्रो में अगर आप देखें तो ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा हमें कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं कम होते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन कम होते जा रहा है। इन्फ्लेशन देख रहे हैं आप किस तरीके से हो रहा है। कल ही मैं एक स्टोर पे गया था और वहाँ सब्जी के रेट देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अब मुझे लोन लेना पड़ेगा। 220 रुपीज़ केजीज टमाटोज, बीन्स 300 रुपीज़ केजीज, और इस तरीके की जो हरी सब्जियाँ 150, 200। तो काफ़ी इन्फ्लेशन जो है अगर आप रिसेंट टाइम्स में देखें, और ये सब्जी का जो भाव बढ़े हैं अगर आप देखिए तो ये इन्फ्लेशन, इस महीने के इन्फ्लेशन के फिगर्स को भी इम्पैक्ट करेगा। और इन्फ्लेशन अगर हाई रहेगा तो इंटरेस्ट रेट्स पे के कट होने के चांस भी नहीं रहेंगे और बढ़ने के चांस भी हो सकते हैं। तो ये सारे मार्केट्स के लिए एक रिस्क पैदा करेंगे। अब आइए थोड़ा कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये जो क्वार्टर ख़त्म हो रहा है इस साल का, इस फाइनेंशियल ईयर का, अगर हम इसका परफॉर्मेंस देखें हमारे निफ्टी 50 की कंपनीज़ का, तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है। तो आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि अगर हम इस क्वार्टर से पिछले साल के क्वार्टर को कंपेयर करें तो 22% का ग्रोथ देखने को मिला है नेट प्रॉफिट में। अब इससे पहले कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं तो मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर हम पिछले क्वार्टर यानी कि जो मार्च क्वार्टर से कंपेयर करें तो सिर्फ 2% का प्रॉफिट में ग्रोथ है। अभी भी कह सकते हैं कि स्टिल ग्रोथ तो दिख रहा है। इस तरीके की कठिन परिस्थितियों में हमारी कंपनीज जो हैं अच्छा प्रॉफिट ग्रो कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, अगर प्रॉफिट ग्रो कर रहा है तो उनका रेवेन्यू भी ग्रो करना चाहिए, जिसे हम टॉप लाइन कहते हैं। लेकिन वहां पर तो गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्या ये एक स्लो डाउन का इंडिकेटर है? आपके प्रॉफिट्स क्यों बढ़ रहे हैं? आपका टॉप लाइन तो बढ़ नहीं रहा है, वो घट रहा है, लेकिन आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। इसका वजह क्या है कि पिछले साल अगर आप देखिए तो कमोडिटी प्राइस, क्रूड प्राइस, इन सब के भाव बहुत ज़्यादा थे, तो उनके इनपुट कॉस्ट बढ़ रहे थे, उनके मार्जिन पे प्रेशर था। लेकिन आज क्या हो रहा है? क्रूड में गिरावट आई है, कमोडिटी प्राइस में गिरावट आई है, तो उसका फ़ायदा उनको मिल रहा है, लेकिन उनकी सेल्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो जब सेल्स नहीं बढ़ेंगे, आप प्रॉफिट, चलिए इस क्वार्टर में आपने प्रॉफिट दिखा दिया, अगले क्वार्टर में आप प्रॉफिट कैसे दिखाएंगे? अगर इस क्वार्टर से हम अगले क्वार्टर को कंपेयर करेंगे तो वहां पर तो हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। ऑलरेडी आप मार्च क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो आपको सिर्फ 2% का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से ये जो शार्प रैली हमें देखने को मिल रही है, फंडामेंटल्स तो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और इसी वजह से इस वक्त हमें थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। जब तक एफआईआई बाइंग करेंगे, डेफिनेटली मार्केट्स विल गो अप, बट देन कंसिडरिंग द मैक्रो सिचुएशन एंड फंडामेंटल, इज इट सस्टेनेबल? आपको क्या लगता है, क्या ये सस्टेनेबल है? क्या ये जिस तरीके से स्टॉक्स में रैली हो रही है, क्या ये सस्टेनेबल है? तो दोस्तों, इसमें थोड़ा हमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है, और इसी वजह से हमने अपने पोर्टफोलियो के बारे में भी आपके साथ शेयर किया है। जिनका लो रिस्क एपेटाइट है उन्हें थोड़ा कॉशियस रहना है, और मैंने आपके साथ शेयर किया है कि अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आपको इस लेवल पर
क्या करना है आपको सोच समझकर डिसाइड करना चाहिए। और ज़्यादा ग्रीडी रहने का ये टाइम नहीं है। जब ज़्यादा लोग ग्रीडी होते हैं तो हमें थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आइए अब थोड़ा निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में अगर हम ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो यहाँ पर कुछ खास अच्छे ट्रेड्स हमें नहीं दिख रहे हैं। तो निफ्टी को शॉर्ट करने के लिए ये लेवल सही नहीं है, क्योंकि हमें पहले एक फॉल देखनी है और फॉल देखने के बाद एक लोअर हाई देखना है, तो इस लेवल पर हम शॉर्टिंग करेंगे। तो अभी वैसा कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो मैं अभी शॉर्ट नहीं करूंगा, लॉन्ग भी नहीं करूंगा, क्योंकि जो काफ़ी ज़्यादा शार्प रैली ऑलरेडी हो गई है और किसी भी वक्त एक गिरावट आ सकती है। अब यहाँ पर आएगी या थोड़े और ऊपर जाएगी तो वो तो अभी कहना मुश्किल है। तो इस वजह से थोड़ा निफ्टी ट्रेड करना मुश्किल है। अगर आप लॉन्ग पोजीशंस में बैठे हुए हैं, आप में से बहुत लोगों ने लॉन्ग किया होगा, हमने पहले आपके साथ निफ्टी का बाय ट्रेड ही पिछले वीडियो में शेयर किया था, तो आप 19,387 इस लेवल को एसएल मानकर अपनी लॉन्ग पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग का जब भी अपॉर्चुनिटी हो हमें प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहने की ज़रूरत है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है, आइए देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में ऐसा लगता है कि जो पैटर्न मैं निफ्टी में आपको बता रहा था वो ऑलरेडी बनना शुरू हो गया है। तो ये एक छोटा सा सेलिंग का वेव हमें देखने को मिल रहा है, और अब इसके बाद अगर ये लोअर टॉप बनाता है, मतलब इस हाई से नीचे का हाई बनाता है और वापस नीचे आता है, तब हम कहेंगे कि अब हम बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने के लिए रेडी हैं। यहां पर दोस्तों आप ये जो पैटर्न देख रहे हैं, ये एक इंस्टीट्यूशनल सेलिंग का पैटर्न होता है, एक साइन, एक लक्षण होता है। हमें नहीं पता कि इंस्टीट्यूशंस सेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब इस तरीके के छोटे छोटे रेड कैंडल्स बनते हैं तो ये एक बड़ी सेलिंग का इंडिकेशन होता है, यानी कि जो सबसे स्मार्ट लोग हैं वो सेलिंग करना शुरू कर रहे हैं। तो अब अगर ये लोअर टॉप बनाता है इसके बाद, तो वो कंफर्म हो जाएगा कि बैंक निफ्टी सेलिंग मोड पर आ गया है। फिलहाल बैंक निफ्टी को भी हमें सेल नहीं करना है जब तक हमारा लेवल नहीं आता है। तो बैंक निफ्टी में अभी फिलहाल तो बाय बिल्कुल भी नहीं बनता है। अगर आपने सेल किया हुआ है तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 45,490। तो इस लेवल को आप होल्ड करके, इसको स्टॉप लॉस रखकर आप अपने शॉर्ट साइड की पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं। लेकिन हमें टाइट स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की मार्केट में शार्प रैली दिख रही है तो हो सकता है कि किसी दिन गैप अप होकर इस लेवल को पार कर दे। तो थोड़ा हमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है। तो इस वक्त हम चल रहे हैं करीब 44,950 के आसपास। तो आप अगर आपने शॉर्ट किया होगा तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में होंगे इस लेवल पर। तो इसको आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। तो शॉर्ट साइड के ट्रेड के लिए इस लेवल को आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।